फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से शर्मा क्लासेस में मैं स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस क्लास को इस बेस पे कर रहे हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस पेट वाला एग्जाम आ रहा है उस बेस पर हम उसको टारगेट करके हम ये क्लास कर रहे हैं। लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल स्टडी पूछी जा रही हो, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये केवल पेट के लिए नहीं, ये किसी भी एग्जाम्स में जिसमें जीके के क्वेश्चन होते हैं, जीके का पार्ट है, तो वो इसको पढ़ सकता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हेल्पफुल होगा, 100% हेल्पफुल होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और नोटबुक पेन लेके जरूर बैठिएगा। मैं जो भी आप लोगों को क्वेश्चन ना आए, मतलब जो भी आपको नया लगे, उसको ज़रूर अपने नोटबुक में नोट किया करिए और उसको बाद में रिवीजन किया करिए, ठीक है। ये पढ़ने की एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप लोग उसको टाइम से रिवीजन करते रहिए। रिवीजन से क्या होता है कि हमारी मेमोरी में फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आप चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सतलज नदी के, रावी नदी की, व्यास नदी के, झेलम नदी के। तो सतलज हमारा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हमारा हड़प्पा, अगर हम हड़प्पा के बारे में बात करें तो हड़प्पा क्या है, ये सिंधु सभ्यता से संबंधित। हड़प्पा क्या है, एक स्थल का नाम है, एक स्थान है, किससे संबंधित है, सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। इसकी खोज अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसकी खोज मतलब इसकी खोज क्या 1921 में 1 मिनट में इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि क्या रखती हूँ मैं, ग्रीन कर लेती हूँ, ठीक है। फिर से मैं लिखती हूँ क्योंकि ये भी रेड है ना, तो रेड में रेड समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या 1921 में, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी जी ने, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता से ये रिलेट है, ये संबंधित है। हड़प्पा नाम का एक स्थान है जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। इसकी मतलब खोज या कह सकते हैं इसमें खुदाई या उत्खनन किसने करवाया था, सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसका उत्खनन करवाया था, जहाँ से सिंधु सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले थे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे और नदियाँ क्या, सतलज है, रावी है, व्यास है, झेलम है। तो अगर हम ये बात करें कि पंजाब की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो सतलज, रावी, व्यास, झेलम, और अगर हम इसमें चिनाब भी जोड़ दें, क्या चिनाब, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी 5 नदियाँ जो प्रमुख नदियाँ, ये कहाँ की हैं, पंजाब की हैं, ठीक है। इसीलिए इसको पंजाब का, क्योंकि 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या पंजाब मतलब पंजे में कितनी होती है, 5 होती है ना उंगलियाँ, तो 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए वो 5 नदियों से ये कह सकते हैं घिरा हुआ है, ठीक है। तो उसे क्या, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है, पंजाब दिया गया है। तो ये एक अलग क्वेश्चन था, इसको मैंने केवल पॉइंट में बता दिया, आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हम लोग इस पर आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान में, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है, ठीक है, प्रांत मतलब प्रदेश या स्टेट। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के किनारे यह हड़प्पा नामक स्थल स्थित है, जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। इस 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसका उत्खनन करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें कि व्यास कहाँ से निकलता है, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो व्यास का उद्गम स्थल क्या है हमारा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। कहाँ से निकलता है, रोहतांग दर्रा, ठीक है। अब चलते हैं हम, एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, जीवी मावलंकर, नीलम संजीव रेड्डी। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर हम यहीं पे बात करें मीरा कुमार कौन थे, तो ये मीरा कुमार जो है ये एक लेडीज़ का नाम है, ठीक, ये एक लेडीज़ का नाम, मतलब आपको नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई जेंट्स है, लेकिन नहीं, ये एक महिला का नाम है। और ये कौन थी, ये हमारे लोकसभा की एक सेकेंड, एक तो इसमें ना लिखने की आदत नहीं है ना, तो होता नहीं है ये, हाँ ठीक है। ये मीरा कुमार जो थी क्या थी, भारत के लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, क्या थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष। कौन? भारत के लोकसभा के, अगर पूछा जाए भारत के लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी? मीरा कुमार। अगर इनका पूछा जाए कि शासनकाल क्या था, मतलब इनका काल कितने समय तक की कार्यरत थी, कार्यकाल इनका क्या था, तो 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। ठीक है, तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर हैं। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी होगा, लेकिन अगर मैंने एक्स्ट्रा बताया है कि मीरा कुमार कौन है, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा। इसको मैं और छोटा कर देती हूँ जिससे पूरा क्वेश्चन दिख जाए। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? और छोटा कर देती हूँ मैं, एक सेकेंड। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात की गई? सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हमारा सही होगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में तीनों न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो कभी कभी ये नहीं, प्रकार नहीं देगा, केवल पूछ ले कितने प्रकार की बात। तो कितने प्रकार की? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। ठीक, कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हमारे प्रस्तावना में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? हमारे प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट, मतलब संशोधन। तो हमारे प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और एक और था, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, एक और था, मिस कर रही हूँ मैं, वो नहीं याद आ रहा, लेकिन आप लोग इसको एक बार चेक कीजिएगा, नहीं तो मैं अगली क्लास में बता दूंगी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए, तो एक ही मात्र हुआ, 42वां संविधान संशोधन। अगर पूछा जाए कि संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ जिससे चारों ऑप्शन दिखें। राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया था? 1956 में, 1953 में, 1962 में, 1954 में। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 1953 में क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। किस आधार पर हुआ था? भाषाई आधार पर। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था, तो 1953 में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। अगर पूछा जाए भाषाई आधार पर, मतलब ये है कि राज्य पुनर्गठन मतलब कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों को बांटना। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे 1953 में ही प्रथम जो आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया था। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु। तो 1953 में जो प्रथम भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था वो क्या था? आंध्र प्रदेश था। और किस भाषा के आधार पर बनाया गया था? तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, तो जब आंध्र प्रदेश को 1953 में आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन हुआ था, उसके बाद बहुत सारे विद्रोह होने लगे कि सब लोग अपने अपने भाषा के आधार पर मांग करने लगे कि हमें भी अलग किया जाए, अलग राज्य का गठन किया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर से फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? एक सेकेंड, ये फिर से आ गया। अगर थोड़ा सा भी गलत टच हुआ तो ये अपना कमाल करने लगता है। तो हम कहा थे फजल अली आयोग। क्या थे? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 1956 में पुनः मतलब राज्य पुनर्गठन, पूरा मैंने कर दिया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित हुआ। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया है? तो 1953 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। 1953 में ही भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट बनाया गया था।
उसके बाद फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित कर दिया गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं अगले क्लास पर, अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं बड़ा कर लेती हूँ। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, ऊलर झील, चिल्का झील और डल झील। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछ रहा है। ऐसे तो बहुत मतलब कई बड़ी, मतलब सबसे बड़ी झील अगर पूछेगा, केवल सबसे बड़ी झील अगर विश्व लेवल पर अलग है, भारत लेवल पर अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील का मतलब वो मानवकृत है, मतलब वो मानव द्वारा बनाया गया, वो प्राकृत द्वारा नहीं बनाया गया, वो मानवकृत है, मतलब मानव द्वारा बनाया गया है, तो वो क्या कृत्रिम झील कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर 1 गोविंद सागर झील जो है वो हमारी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो मानव द्वारा बनाया गया, मानवकृत है। ठीक है, तो गोविंद सागर झील हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर हम ऊलर झील की बात करें तो ऊलर क्या, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है अगर भारत के अंदर। ठीक है, विश्व की बात नहीं कर रही हूँ, भारत के अंदर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये कहाँ स्थित है, जम्मू और कश्मीर में। चिल्का झील की बात करें अगर हम, तो चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, अगर भारत के अंदर पूछे तो ये सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। ऊलर झील क्या है? ऊलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और डल झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में और भी झीलें, लेकिन जो इसके इतने इंपॉर्टेंट, लेकिन ऊलर झील पूछा जाता है कि सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? तो ऊलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील क्या है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? गोविंद सागर झील है, जो कि एक भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, ये सेटिंग करने में हो गया। ये मैक जो यहाँ पे लिखा है, ये मैक यहाँ है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या होता है, मैक मोहन रेखा होती है ना, मोहन रेखा नहीं होता, मैक मोहन रेखा होती है। तो मैक मोहन रेखा ही क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैक मोहन रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगर हम और की बात करें तो ये क्या है? भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है, सीमा रेखा, उसको क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। रेड क्लिफ क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा, सीमा रेखा होती है, उसको रेड क्लिफ कहते हैं। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? मैक मोहन रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। 6 को ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930, 27 दिसंबर 1929, 12 मार्च 1930, 25 मार्च 1930। तो महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून कब तोड़ा गया? पहले हम ये बात कर लेते हैं कि नमक कानून है क्या। नमक कानून या दांडी मार्च, बात एक ही थी कि दांडी मार्च भी इसको कहते हैं, ऐसे नमक कानून भी कहते हैं, बात दोनों एक ही है, एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से कहते हैं। ये आया कब था दांडी मार्च या नमक कानून? ये आया था जब अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया था। ठीक है, तब गांधी जी द्वारा दांडी मार्च या नमक कानून तोड़ने वाला जो आंदोलन, नमक कानून तोड़ने का आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो दांडी मार्च आंदोलन चला था, कब चला था ये? 6 अप्रैल 1930 से 12 मार्च 1930 चला। ठीक है, मतलब ये दांडी मार्च जो चला था 6 अप्रैल से 1930 से 12 अप्रैल 1930 तक चला। ठीक है, 6 अप्रैल से 12 मार्च तक 24 दिन पैदल यात्रा की। ठीक है, 24 दिन पैदल यात्रा करने के बाद दांडी नामक स्थान पर, कहाँ? दांडी नामक स्थान पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, इसीलिए इसको दांडी मार्च भी कहते हैं। अगर हम कहें नमक कानून तोड़ने वाला आंदोलन है, लेकिन दांडी मार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि दांडी नामक स्थान पर जाकर इन्होंने अपना नमक कानून तोड़ा था। नमक मतलब जो उन्होंने नमक कानून बनाया था, अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया, तो उसको कहाँ पे तोड़? दांडी मार्च जाकर, दांडी नामक स्थान पर 24 दिन पैदल यात्रा करने के बाद। तो शुरू कब हुआ था? शुरू कब हुआ था हमारा? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और तोड़ा कब गया था? सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, उल्टा, सॉरी
12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, मैंने उल्टा बता दिया, पहले मार्च आएगा तो पहले शुरू होगा ना, फिर 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। 24 दिन की पैदल यात्रा की थी इन्होंने। 24 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने। ठीक है, तो कह रहे हैं नमक कानून तोड़ा गया था कब, तो 6 अप्रैल 1930 को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून कब, मतलब कब आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, तो 12 मार्च 1930 हो जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कब तोड़ा गया, तो 6 अप्रैल 1930 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? लखनऊ से, कानपुर से, मेरठ से, बिहार से। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। अगर मेरठ में हम पूछे, मेरठ के बैरकपुर छावनी से। कहाँ से हुई थी? बैरकपुर छावनी से। ठीक है, मैं बोल सही रही हूँ, अब भले लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि हाथ से कम चलता है, मेरे पास पेन नहीं है, तो आप लोग फिर भी एडजस्ट कीजिए थोड़े दिन, फिर मैं मतलब मैनेज करूँगी कैसे क्या करना है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। अगर मेरठ में भी पूछा कि मेरठ में किस जगह से हुई, तो बैरकपुर छावनी से हुई। और किसने की थी? मंगल पांडे ने। किसने की थी? मंगल पांडे। ठीक है, अगर देखिए पूरी बात यह है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो थी मेरठ के बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने की थी, और इन्हें ही प्रथम क्रांतिकारी के नाम दिया जाता है। प्रथम क्रांतिकारी किन्हें कहा जाता है? इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम क्रांतिकारी कहा जाता है इनको, मंगल पांडे को। अगर पूछा जाए कि प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था, तो भी यही है, मंगल पांडे। अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति में सबसे पहले किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, तो वो भी क्या है? मंगल पांडे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करें 1857 की क्रांति की, इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। क्या था इसका प्रतीक? पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? त्रिपिटक निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? तो त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? पहले ये बात कर लेते हैं, आपको खुद ही समझ जाएगी त्रिपिटक है। त्रिपिटक एक बौद्ध ग्रंथ है, सॉरी बौद्ध में रा कहाँ से लग गया, क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अब बौद्ध ग्रंथ है मतलब बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, इसमें बुद्ध के उपदेश वगैरह लिखे होंगे। इसमें बुद्ध के उपदेश, क्या उपदेश मतलब ये है कि उन्होंने परिनिर्वाण, ठीक है, परिनिर्वाण क्या है? मतलब मोक्ष की प्राप्ति जब होती। ठीक है, परिनिर्वाण के वचनों को इसमें लिखा गया था त्रिपिटक में, कि कैसे कोई व्यक्ति परिनिर्वाण को कैसे प्राप्त कर सकता है, उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब के बारे में बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में लिखा हुआ था, जो कि बुद्ध के विचारों से बना था, बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, अगर बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है वो किस भाषा में लिखा होगा? पाली भाषा में। तो पाली हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि बुद्ध जो थे वो पाली भाषा से संबंधित थे। ठीक है, उन्होंने पाली भाषा में ही अपना प्रथम उपदेश दिया था। जब पूछते हैं ना कि बुद्ध जी अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में देते हैं, तो पाली भाषा में। तो बौद्ध ग्रंथ है तो पाली भाषा में ही लिखा होगा। ठीक है, तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है जो कि परिनिर्वाण के वचनों के बारे में लिखा गया है जिसमें, और ये पाली भाषा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगर यहीं पे बात की जाती है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मतलब कि सबसे पुरानी भाषा क्या है, तो पहले सबसे पहले क्या आती? पाली, फिर क्या आती है? प्राकृत, फिर क्या आती है? संस्कृत। पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर संस्कृत, फिर हिंदी, फिर अन्य भाषाएं। ठीक है, तो पाली, प्राकृत, संस्कृत, सबसे पुरानी जो होती है, सबसे पहले कौन सी भाषा आती है? वो क्या है? पाली। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल स्थित है? ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल स्थित है? ग्रेट चैनल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल स्थित है, ग्रेट चैनल, या कह सकते हैं मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन अलग करता है, तो वो भी क्या हो, ग्रेट चैनल। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है, किसको अलग करता है या किसको जोड़ता है या किसके बीच स्थित है, तो ये किसके बीच स्थित है, अंडमान निकोबार के, छोटे अंडमान निकोबार। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये कह सकते हैं छोटे अंडमान निकोबार, ठीक है, और कार निकोबार, क्या है, कार निकोबार, छोटे अंडमान निकोबार और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, अगर हम बात करें 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, 9 डिग्री चैनल है अंडमान निकोबार के बीच, किसके बीच है, अंडमान निकोबार और ग्रेट निकोबार, किसके बीच है, अंडमान निकोबार और ग्रेट निकोबार। अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें, आप लोगों को अगर लिखावट नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल जो रही हूँ वो तो समझ में आ रहा होगा, फिर लिखावट भी इतनी ख़राब नहीं कि समझ में हिंट मिल रही है आपको। अगर हम बात करें 8 डिग्री चैनल किससे मतलब किससे संबंधित या किसके बीच सीमा बनाता है या किसको जोड़ता है, ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल जो होता है वो हमारा भारत को मालदीव से जोड़ता है, किसको, भारत को मालदीव से। तो 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, भारत को मालदीव से जोड़ता है। तो हमने चारों ऑप्शन देख लिए हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा ग्रेट चैनल, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ, चारों ऑप्शन दिखें, हाँ ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, ठीक, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42। तो भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 40 में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन से। अगर हम 45 की बात करें, इन जो ऑप्शन दिए इनको भी हम देख लेते हैं। 45 में क्या दिया हुआ है कि 6 से कम वर्ष की आयु, ठीक है, 6 से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा की और देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की, मतलब उनके देख रेख और शिक्षा के लिए सब सरकार व्यवस्था करेगी। ठीक है, अगर हम 39 की बात करें कि 39 में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया है कि मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, मेल या फीमेल दोनों को समान कार्य के लिए समान मतलब समान आजीविका का साधन पर्याप्त किया जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 39 में क्या दिया गया कि मेल हो चाहे फीमेल हो उनके बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको आजीविका के लिए पर्याप्त साधन दोनों को समान रूप से प्रदान किए जाएंगे। अगर हम अनुच्छेद 42 की बात करें, अनुच्छेद 42 में क्या है कि काम के लिए न्याय संगत की बात की कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो या उच्च जाति की हो निम्न जाति को कोई भी हो, सभी को काम करने का समान अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, राज्य द्वारा, जो जिस राज्य के भी वो होंगे उस राज्य द्वारा उसको समान रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा या प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमने चारों ऑप्शन देख लिए हैं कि अनुच्छेद 40 में क्या, 45 में क्या, 39 में क्या, 42 में क्या। मैं जो एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्राम सभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ग्राम सभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 21 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। 25 वर्ष किसके लिए है, पीएम के लिए। 35 वर्ष किसके लिए है, प्रेसिडेंट के लिए, मतलब राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति के लिए, पीएम के लिए 25 वर्ष की आयु। ग्राम सभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 21 वर्ष है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 12 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 13 का, यदि कोई देश सामाजिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी अपनाता नहीं, मतलब अपनाता है, ये होना चाहिए। ठीक है, अपनाता है, अपनाता क्या होता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अपनाता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो मैं ये बता देती हूँ पहले है क्या, पूंजीवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, जहाँ पे क्या है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जो मतलब कि जो देश के नागरिक होते हैं, जो वो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, सेठ महाजन, जब उनके द्वारा पूरी व्यवस्था मतलब
पूरी व्यवस्था उनके द्वारा आर्थिक रूप से चलती है, तो क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, जब सरकार द्वारा, आई थिंक मैं उल्टा तो नहीं बता रही हूँ, नहीं मुझे लग रहा है मैं सही बता रही हूँ, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, जब सरकार मतलब सभी प्रकार की व्यवस्थाएं देखती है, ठीक है, सरकार का स्थायित्व ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था होती है। अगर यहाँ पे सरकार और जो स्टेट महाजन जो हैं, ये दोनों मिलकर जब कार्य करते हैं, दोनों के मिक्सचर से जब कार्य होता है, तो वो क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे क्या है, सामाजिक अर्थव्यवस्था और पूंजी अर्थव्यवस्था दोनों को अपनाता है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ 14 क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो छुआछूत अनटचेबिलिटी किससे संबंधित है, किस आर्टिकल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है, छुआछूत उन्मूलन किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर हम और ऑप्शन की बात करें, 14 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि या कानून के समक्ष समानता। मतलब ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून की तरफ से समान, मतलब कानून जो व्यवस्थाएं चलाएगी या जो भी योजनाएं चलाती है वो सभी को समान रूप से मिलेंगे, ठीक है। तो विधि या कानून के समक्ष समानता हो जाती है किसमें, अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद 15 के तहत अगर हम बात करें, तो किसी भी व्यक्ति को मूल वंश, जाति, धर्म के आधार पर प्रतिषेध नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अनुच्छेद 18 की, तो यहाँ पे क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है, कि उपाधियों का अंत, ठीक है, कि कला को छोड़कर, ठीक है, कला और साहित्य को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, किसी उपाधि से प्रदान नहीं, मतलब कोई उपाधि से प्रदान नहीं की जाएगी। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, 17 में अनटचेबिलिटी छुआछूत का अंत है, 15 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को मूल वंश, जाति, धर्म के आधार पर उन्हें प्रतिषेध नहीं किया जाएगा, मतलब उन्हें किसी चीज़ से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में क्या है कि सभी व्यक्ति को भारत में जो भी सरकार जो भी योजनाएं लागू करेगी, जो भी है उसको सबको समान रूप से प्राप्त होगी, सबको समान रूप से लाभ मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं, कितने दिन बाद, 7 दिन बाद, ठीक है। तो मतलब 1 हफ्ते बाद तक वह त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, उसके बाद वो बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था, 1947 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था, 1952 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि यहाँ पे प्रथम आम चुनाव में कौन जीता था, तो यहाँ पे कौन जीता था, कांग्रेस, ठीक है, कौन जीती थी, कांग्रेस पार्टी जीती थी, ठीक है। और काफ़ी दिनों तक कांग्रेसों का मतलब वो शासन रहा, कार्यकाल ये कह सकते, काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया था, या कार्यकाल उनका बहुत लंबे समय तक चला था, ठीक है। तो 1952 भारत की स्वतंत्रता के बाद तुरंत ही कांग्रेस पार्टी जीती थी, उन्हीं का शासन चला था। तो आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था, तो 1952 में। अगर चुनाव की बात की गई यहाँ पे, अगर कभी पूछा जाए कि निर्वाचन या चुनाव से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, मैंने उस दिन बताया था 324 निर्वाचन आयोग से या चुनाव से संबंधित है, ठीक है। और कौन, अगर पूछे कि कौन चुनाव संपन्न कराता है, तो निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो सभी प्रकार के चुनाव को संपन्न कराता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, और इसमें क्या बताना है, और इसमें यही बताना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो सभी को पता है ना कि 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो क्या बताना है मुझे, अगला क्वेश्चन है हमारा 17 का मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड।
ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, शायद ये रिपीट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें जो मैं ज़्यादा चीज़ बता रही हूँ उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, रिवीजन से ही तो याद होता है, ठीक है। तो मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर हम रूस की बात करें तो रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्या है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कनाडा से संघीय प्रणाली ली गई है। क्या ली गई है? संघीय प्रणाली, ठीक है। आयरलैंड से क्या ली गई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए, कनाडा संघीय प्रणाली ली गई है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, अमेरिका से क्या लिए गए? मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 का, छोटा कर लेते हैं हम, नहीं तो ये दिखेगा नहीं, ठीक है। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृत्ति और 2 युद्धों के कारण प्रभावित थे, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो मतलब अनावृत्ति और 2 युद्धों के कारण प्रभावित थे? तो कौन सी थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिंदुस्तानी महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिंदुस्तानी महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में किस महिला ने, किसमें महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में, हिंदुस्तानी महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में किस महिला ने भाग लिया था, ठीक है। तो किसने लिया था? हम देख लेते हैं यहाँ पे, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने? ये गई थी सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तानी महिलाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन गया था हिंदुस्तान से, महिलाओं के रूप में, महिला की तरफ से? तो सरोजनी नायडू गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए यहाँ पे सुचेता कृपलानी कौन थी, तो ये भारत की प्रथम महिला सीएम थी। कौन थी? भारत की प्रथम महिला सीएम थी, फर्स्ट लेडी सीएम थी, ठीक है। सीएम तो और पहले भी थे, लेकिन फर्स्ट लेडी सीएम कौन थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी भारत की? वो है सुचेता कृपलानी। अगर पूछा जाए यहाँ पे विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, तो ये क्या थी? फर्स्ट कैबिनेट मंत्री, ये, ठीक है, कैबिनेट मंत्री लेडीजों में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, तो ये प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी। कौन थी? प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री। तो विजय लक्ष्मी पंडित प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी। सुचेता कृपलानी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजनी नायडू ये कौन थी? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में हिंदुस्तान महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में कौन भाग लिया था? सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। इनके बारे में और भी कहा जाता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है, महिला राज्यपाल। तो सरोजनी नायडू भारत के प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं, और इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम जो हुआ था वो कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय कब हुआ था? 1931 में। तृतीय जो हुआ था वो कब हुआ था? 1932 में, ठीक है। अगर तीनों की बात करें कि तीनों में कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे भारत से, हिंदुस्तान से, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच कौन सा पैक्ट हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे के यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे सर क्वेश्चन हो भी, याद नहीं होगा तो मैं किसी दिन करवा दूंगी, ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिंदुस्तान महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। इतनी व्याख्या बहुत। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पूना समझौता। ये देखिए अगला क्वेश्चन है भी, पूना समझौता में महात्मा गांधी की तरफ से किसने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? आगे पूना पैक्ट,
तो कह रहा है किसने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अगर बात करें यहाँ पे पूना पैक्ट कहाँ हुआ था, पुणे के यरवदा जेल में, ठीक है। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। पुणे के यरवदा जेल में, कहाँ हुआ था, पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में, ठीक है। किसके बीच हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। किसके बीच हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, ठीक है। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 1932 में पुणे के यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की तरफ से इस पर किसने हस्ताक्षर, समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया था, तो वो कौन थे हमारे, मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास पर इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट होगी, कुछ एक्सपेक्टेड होगी, कुछ पूछे हुए होंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरी क्लास पर ऐसे ही, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। और आप लोग अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिए जो आपको नहीं आ रहा, जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ उसको भी। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि हो सकता है कि मैं जो बोल रही हूँ अपने मतलब जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूँ उससे आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए या फंस जाए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग नोटबुक में नोट कीजिए। और मेरे क्लास को देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइक तो बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ एक लाइक तो कीजिए। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।